हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स और फिजिक्स का जो चैप्टर 12 है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। यानी इसका आज वन शॉट क्लास करेंगे। इसका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है, लेकिन आज फिर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आप थ्योरी किए रहेंगे तभी प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव भी आपसे सोल्व हो पाएगा। ठीक है, 100% आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मेन पॉइंट यहां पे आता है, थ्योरी पढ़ने का सबसे मेन मकसद यह है कि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, या तो आपसे पूछ देगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए, या तो आपसे पूछ देगा प्यारे बच्चों परमाणु की संरचना बताइए, या तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ देगा नील बोर का परमाणु मॉडल बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज की कक्षा आपको पता है महत्वपूर्ण होगा। और पीछे का क्लास जिनका छूट गया है कोई बात नहीं है, आज हम फिर शुरू से पढ़ाएंगे। और फिर प्यारे बच्चों इसलिए शुरू से पढ़ाएंगे क्योंकि ये चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण, और आज वन शॉट में इसको क्लियर करके दिखाएंगे आपको, और आपको अंत तक बने रहना है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और मेन पॉइंट प्यारे बच्चों यहां पे आता है कि सबसे पहले तो मेन पॉइंट तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम कर दीजिए, शेयर करके आप लोग लाइक जरूर करिएगा, है ना। शेयर करके लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए प्यारे बच्चों की, हाँ सर हम आ चुके हैं, क्लास को आप स्टार्ट कीजिए। और मेन पॉइंट आता है प्यारे बच्चों की, ऑनलाइन टेस्ट आपका शुरू हो चुका है। कहां से देना है, कैसे देना है, और चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, फिजिक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से, हिंदी के चैप्टर 1 से, बायो के चैप्टर 1 से। कैसे देना है, बिल्कुल फ्री में देना है। हम बाबू बताते हैं आपको कि कैसे देना है, वीडियो अंत होने दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है 100%। और डेली बाई डेली अब ऑनलाइन टेस्ट होगा, पक्का गारंटी है। ठीक है, तो कैसे देना है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इसमें मैसेज करके क्या कीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जब भी ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्यारे बच्चों जैसे क्लास का लिंक आपको मिल जाता है, उसी तरह से प्यारे बच्चों क्या होगा आपको ध्यान में रखना है, जैसे क्लास का लिंक इसमें प्रोवाइड किया जाता है उसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट की भी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, और कैसे देना है हम आपको बताएंगे कि आज आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में हम बताएंगे। ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे आएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे क्या रेडी हैं आप सब परमाणु पढ़ने के लिए? चलिए रेडी हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे कि अगर आप टॉपर बैच नहीं लिए हैं, बाबू सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम तो एकदम ही नहीं है, तो अगर आप टॉपर बैच नहीं लिए हैं तो आप लोग 499 वाला कोर्स ले लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या, सभी विषयों का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस गेस प्रश्न प्लस क्या मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, प्लस प्यारे बच्चों नोट्स के साथ मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 6299248935, आप इससे ले सकते हैं 100%। ठीक है, तो क्या प्यारे बच्चों आप सब रेडी हैं क्लास के लिए, परमाणु के लिए? आज करेंगे हम लोग पूरा वन शॉट। ठीक है, तो परमाणु के बारे में प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि परमाणु के बारे में, प्राचीन समय के जो दार्शनिक थे, दार्शनिक किसे कहा जाता था, तो पहले के जो वैज्ञानिक थे उनको कहा जाता था दार्शनिक। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे ना, वो बोलते थे कि कोई भी पदार्थ बना है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन लोगों का मानना यह था कि कोई भी पदार्थ बना है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही कोई भी पदार्थ बनता है। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं मकान का, मकान कैसे बनता है, तो उसमें ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, पानी लगेगा, है ना। अब ईंट बाबू, ईंट मान लीजिए कि इतना गिट्टी लगेगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पदार्थ लगेंगे, तब जाके वो निर्माण होगा हमारे घर का। यानी प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे उनका मानना यह था कि कोई भी पदार्थ बनता है ना तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता था, है ना, बनता है। लेकिन उन्होंने कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं किया। लेकिन प्यारे बच्चों 1803 में एक डाल्टन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सिद्ध भी किया था। क्या सिद्ध किया था, क्या नहीं सिद्ध किया था, अभी हम आपको क्लास शुरू होने दीजिए, हम आपको बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा हमारे सामने आएगा बाबू परमाणु। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास परमाणु की, परमाणु क्या है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पे सुनिए कि परमाणु क्या होता है। तो प्यारे बच्चों परमाणु की बात करें तो प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे यानी वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि कोई भी पदार्थ बनता है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, और
उनका मानना यह था कि मतलब सिर्फ छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनता था, लेकिन उन्होंने कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं किया। लेकिन 1803 ईस्वी में एक वो डाल्टन नामक प्यारे बच्चों वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, पूरा सिद्ध किया, प्रमाणित किया कि कोई भी पदार्थ बनता है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और उन्हीं छोटे कणों को, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है ना, उन्हीं छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उन्हीं छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। उन्होंने सिद्ध किया। तो परमाणु के बारे में इतना आपको क्लियर हो गया कि परमाणु क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्राचीन काल में दार्शनिकों का मानना था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें मकान का, एक बोल दिए कि मकान कैसे बनता है, तो कोई भी मकान बनता है प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या लगता है, ईंट लगेगा, पानी लगेगा, बालू लगेगा, गिट्टी लगेगा, बहुत सारे सरिया लगेंगे, बहुत सारे ऐसे चीज होंगे, छोटे छोटे पदार्थ, जिनको मिला के प्यारे बच्चों क्या बनेगा, घर का निर्माण होगा। अगर हम बात करें कि ईंट कैसे बनता है ना, अगर हम बात करें तो ईंट कैसे बनता है, तो ईंट भी प्यारे बच्चों वैसे ही बनता है ना, उसमें क्या लगेगा, रेत लगेगा, मिट्टी लगेगा, है ना, वैसे वैसे पदार्थ मतलब छोटे छोटे कणों से बनके हमारा क्या ईंट का निर्माण होता है। धूल कण भी छोटे छोटे और छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर हमारा धूल कण भी बना होता है। तो वैज्ञानिकों का तो मानना सही था कि प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर ही हमारा पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी कोई प्रायोगिक पुष्टि नहीं कर पाए ये लोग कि आखिर परमाणु होता क्या है। लेकिन 1803 ईस्वी में प्यारे बच्चों को वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा कि प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर ही कोई पदार्थ बनता है, और इसी जो छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है ना, उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। मान लीजिए क्या है कि ये कोई पदार्थ है, समझिएगा, ये कोई प्यारे बच्चों पदार्थ है, तो ये पदार्थ क्या होगा, कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ये क्या, कोई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। अब ये छोटे छोटे कण ही हमारे क्या कहलाते हैं, ये छोटे छोटे जो कण है, यही छोटे छोटे कण को तो हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। इसमें का एक छोटा सा कण है, ये क्या है, यही हमारा है परमाणु। ठीक है, याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। ये किसने सिद्ध किया था, डाल्टन ने सिद्ध किया था। और डाल्टन ने क्या अपना सिद्धांत दिया वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें, डाल्टन ने क्या बताया कि प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, अगर हम, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो किसमें टूटेगा, अणु में टूटेगा। ठीक है, किसमें टूटेगा, अणु में। और अणु को जब हम तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो अणु को तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, परमाणु में टूटता है। किसमें टूटता है, परमाणु में। और परमाणु को हम क्या कभी तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। यानी इन्होंने ये बताया कि परमाणु क्या होती है, अविभाजित होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होती है वो अविभाजित होती है, परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, तो चलिए प्यारे बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं कि डाल्टन ने क्या परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, परमाणु के बारे में, यानी इसको परमाणु संरचना भी बोला जाता है और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी बोला जाता है। तो डाल्टन ने, प्यारे बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, तो प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अगर प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, अभी तो जस्ट बताया ना कि डाल्टन ने क्या कहा, कि डाल्टन ने ये कहा कि कोई भी अगर पदार्थ ये बना है तो क्या बना है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर, यानी ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, इसी में से एक कण क्या, इसी को कहते हैं परमाणु। और परमाणु का आकार कितना होता है, परमाणु का अगर हम बात करें आकार की, परमाणु का आकार कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, परमाणु का आकार 10⁻12 मीटर होता है। ये भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये तो पहले हमारा सिद्ध हो गया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बना होता है, उसी सूक्ष्म कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन्होंने पहले प्यारे बच्चों ये बताया। फिर इन्होंने क्या कहा, परमाणु अविनाशीय होती है। यानी कहने का मतलब क्या, जो परमाणु होता है वो अविनाशीय होता है। यानी अविनाशी का मतलब क्या, परमाणु को ना तो हम उत्पन्न करेंगे, ना तो हम उसे विनाश कर सकते हैं। इन्होंने दूसरा अपना परमाणु मॉडल क्या दिया डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु जो होते हैं अविनाशीय होते हैं, परमाणु को ना तो हम उत्पन्न करेंगे, ना तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं, और परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतम सूक्ष्म कण होता है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कण होता है, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो परमाणु होता है ना प्यारे बच्चों, परमाणु क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है।
बाबू देखिएगा एकदम इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले पढ़िएगा कि डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन ने प्यारे बच्चों परमाणु के बारे में बताया, ठीक है। डाल्टन ने क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया। फिर आए रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने यह बताया कि परमाणु के केंद्र में ही उसका नाभिक रहता है ना। रदरफोर्ड ने अपने प्यारे बच्चों मॉडल में क्या बताया, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में यह बताया कि परमाणु के नाभिक में ही क्या रहता है प्यारे बच्चों, सॉरी, परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित रहता है। फिर प्यारे बच्चों आते हैं नील बोर, है ना, यानी बोर का परमाणु मॉडल। और बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ेंगे कि जो परमाणु होता है उसके मतलब परमाणु के प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो केंद्र होता है उसमें नाभिक तो उपस्थित होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया। उसकी चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्यारे बच्चों कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा, है ना। यानी डाल्टन के परमाणु की कमियों को प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने पूरा किया और रदरफोर्ड की कमियों को नील बोर ने पूरा किया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी नील बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें भी जो कमियां हैं उसके भी बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी पे ध्यान दे तो सही रहेगा, बाकी तो आगे का क्लास हमको करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है ना, ये जो परमाणु होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर लेता है, भाग ले लेता है, ठीक है। अब देखिए एक तत्व के सभी परमाणु गुण में समान होते हैं। इन्होंने कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु, ये मान लीजिए क्या है, कोई परमाणु है तो इसमें क्या है, कोई छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है ना। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे वो क्या कणों से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक यानी एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं गुणों में समान होते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें का एक है, इसका मान एक है तो ये सबका मान एक होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम आपने पढ़ा होगा समस्थानिक समभारिक ये सब पढ़ा होगा, तो मान लेते हैं हम लोग हीलियम का, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन का ही मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे संभारिक इसका एक, हाइड्रोजन का यहाँ पे मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2, है ना, इसका 2, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक 1 ही लेते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 2, यानी 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक सेम है। लेकिन मान लीजिए कि इसका क्या, हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ओरिजिनल है, हम आपको एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका द्रव्यमान क्या अलग अलग है। यानी इसको ये सिद्ध नहीं कर पाए थे तो ये पॉइंट को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। ये प्यारे बच्चों हटा दिया गया था, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग जरूर एग्जाम में लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ा जाता है तो किस में टूटता है, तो आप बोलेंगे अणु में टूटता है। हमने बताया ना कोई भी पदार्थ को तोड़ने पे अणु में टूटता है, और जब अणु को तोड़ते हैं तो ये किस में टूटता है, तो परमाणु में टूटता है। हमने आपको बताया कि ये परमाणु में टूटता है, और परमाणु को हम फिर विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु अविभाजित होता है, परमाणु को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाता है प्यारे बच्चों, अणु का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 अणु ले रहे हैं HH, तो ये हमारा क्या बना रहा है H2, यानी ये हमारा हो गया परमाणु, याद रखिएगा ये हमारा हो गया परमाणु, ठीक है। ये दोनों परमाणु मिलकर हमारा क्या बना दिए, ये अणु बना दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया, अणु बना दिया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के 2 परमाणु ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तो ये क्या बना दिया, O2 बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया परमाणु, बाकी हमारा अणु। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों क्लोरीन, है ना, क्लोरीन प्लस क्लोरीन ले लिए तो ये क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। यानी क्या 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलके हमारा अणु का निर्माण कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। तो ये था प्यारे बच्चों बोर्ड का ये क्या था, डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इन्होंने परमाणु के बारे में ही बताया, है ना। इन्होंने क्या बताया, परमाणु के बारे में ही बताया कि जो परमाणु होते हैं कैसे बना होता है ना। यानी जो छोटे छोटे कणों से मिलके जो पदार्थ बना होता है उसी सूक्ष्म कणों को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बारे में इन्होंने बहुत सारा ऐसा मतलब बताया है, लेकिन ये मेन पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर कोई भी नहीं, मतलब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने तो पढ़ लिया, यहाँ पे डाल्टन का परमाणु मॉडल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों बोर का परमाणु मॉडल पढ़। तो हमने तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक है। डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, यानी परमाणु सिद्धांत और परमाणु मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है, तो उन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है, ठीक है। और परमाणु मॉडल उन्होंने बताया था, जो भी बताया था डाल्टन ने, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस भी किया कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। उसके बाद
एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों परमाणु संबंधित अपना एगो क्या दिया, मॉडल दिया है ना प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आएगा। 100% आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में से एक कंफर्म है कि 5 नंबर में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो चलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जब डाल्टन ने परमाणु के बारे में बता दिया कि जो परमाणु होता है वो होता क्या है, तो फिर रदरफोर्ड वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों की परमाणु में क्या किया कि प्यारे बच्चों नाभिक की खोज की है ना। यानी प्यारे बच्चों को तो बता गए कि परमाणु क्या होता है, ठीक है, लेकिन अब रदरफोर्ड साहब क्या किए कि परमाणु का नाभिक का खोज किए कि परमाणु का जो नाभिक होता है केंद्र में ही स्थित होता है। ठीक है, और इनकी जो गलतियां थी उसके बारे में कौन सिद्ध किया, उसकी गलतियों को सुधारे थे कौन, तो नील बोर। ठीक है, बोर साहब, यानी बोर का भी परमाणु मॉडल अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं प्यारे बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से हम बात करें, क्यों पूछ रहे हो भाई, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की हम बात करें तो प्यारे बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है कि 1911 में, है ना, याद रखना है कि 1911 में एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, रदरफोर्ड। ठीक है, उन्होंने परमाणु के प्यारे बच्चों हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया परमाणु के संरचना में, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या किया, हम आपको समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। उन्होंने क्या किया कि मतलब रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों क्या किया कि सबसे पहले परमाणु अपना मॉडल देने से पहले उन्होंने एगो प्रयोग किया था, यानी 3 प्रकार के प्रयोग किए थे। किस पे, तो एक सोने का पत्र लिए थे, यानी स्वर्ण प्लेट लिए थे, यानी सोने का प्लेट लिए थे, यानी कहने का मतलब मोटा प्लेट नहीं, जैसे चांदी का आप लोग देखे होंगे कि मिठाई पे चांदी का परत चिपकाया जाता है ना, उसी प्रकार का इन्होंने क्या लिया, तो एक सोने का प्लेट लिया, है ना, स्वर्ण पत्र लिया, स्वर्ण पत्र। इसे क्या बोलेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण पत्र। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर्ण पत्र बोलेंगे। यानी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने वो क्या किया, 1911 में इन्होंने प्रयोग किया, और उसमें क्या किया प्यारे बच्चों की सबसे पहले इन्होंने कि एगो सोने का पत्र लिया, जो कितना एनएम का था, तो 100 एनएम का था। कितना बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है, कितना एनएम का लिया, 100 एनएम का, 100 एनएम का, 100 नैनोमीटर का प्यारे बच्चों क्या किया इन्होंने, एगो सोने का पत्र लिया। ठीक है, स्वर्ण प्लेट लिया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो अल्फा किरण होते हैं, अल्फा किरण क्या होते हैं, हीलियम का नाभिक होते हैं, और अल्फा किरण पे क्या होता है प्यारा बच्चों लिखिएगा, धन आवेश होता है, धन आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी अल्फा किरण पे पॉजिटिव आवेश होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, ये क्या है, स्वर्ण पत्र है, ठीक है, यानी सोने का एक पतला चादर वाला प्लेट है, ठीक है, इसको परमाणु माना, ठीक है, और ये कितना एनएम का था, 100 एनएम का था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो निकलने वाले अल्फा किरण होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, ये अल्फा किरण है, अल्फा किरण पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि प्लस आवेश होता है। फिर इन्होंने क्या किया कि प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये जो अल्फा किरण है ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो अल्फा किरण है ना, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस अल्फा किरण को प्यारे बच्चों इस स्वर्ण प्लेट से क्या किया, गुजारा। क्या किया कि स्वर्ण प्लेट से गुजारा। तो प्यारे बच्चों अधिकांश जो अल्फा किरणें थी ना, क्या हो गई, स्वर्ण पत्र से आर पार हो गई, है ना, स्वर्ण पत्र से आर पार हो गई। देखिए कैसे कैसे परमाणु की नाभिक की खोज हुई थी, ये रदरफोर्ड ने ही किया था। कैसे किया था अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक सोने का प्लेट लिया जो 100 एनएम का था, ठीक है, इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो निकलने वाले अल्फा किरण होते हैं उसको क्या किया प्यारे बच्चों, गुजारा। तो गुजारा तो क्या हो गया, आर पार हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक अल्फा किरण लिया, फिर इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, अल्फा किरण लिया, फिर इस अल्फा किरण को क्या किया प्यारे बच्चों, इसी स्वर्ण प्लेट से गुजारा। तो ये भी क्या हुआ प्यारे बच्चों, गुजर गया, है ना, यानी ये भी सीधी चली गई। तो इनसे ये क्या निष्कर्ष निकाले कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इन्होंने पहले प्रयोग में पाया कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको पता होगा, अभी नहीं बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे कि क्या होता है परमाणु में। आपको तो पता है ना कि परमाणु में क्या होता है, परमाणु में क्या होता है प्यारे बच्चों, एगो नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज, इसलिए परमाणु का नाभिक क्या होता है, इसमें बाबू धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो आपको पता है, लेकिन इसका खोज किए थे, अभी हम आपको बताएंगे। फिर प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, फिर एगो अल्फा किरण लिया। क्या किया, फिर इन्होंने एगो अल्फा किरण लिया, फिर अल्फा किरण को क्या किया, फिर से प्यारे बच्चों इस अल्फा किरण को इसके पास से गुजारा। तो ये थोड़ा सा क्या हो गई प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना कि ये थोड़ा सा क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। यानी क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्या हुआ, विक्षेपित हो गया, अपने मार्ग से यहाँ पे इधर चला गया। ठीक है ना, यानी इन्होंने पाया कि हाँ जो परमाणु है, इससे ये पता लगा कि जो परमाणु है ना, परमाणु के बाबू याद रखना है कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र में ही नाभिक उपस्थित है, यानी केंद्र की तरफ ही नाभिक उपस्थित है। अभी इन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र
की तरफ ही नाभिक उपस्थित है। यानी फिर इन्होंने क्या किया, एक अल्फा किरण लिया, फिर इस अल्फा किरण को क्या किया यहाँ पे, फिर इस अल्फा किरण को इसके और नजदीक से गुजारा, तो ये क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों और विक्षेपित हो गया। जब इसके नजदीक से और यहाँ पे गुजारे तो ये प्यारे बच्चों और ज्यादा विक्षेपित हो गए। यहाँ पे याद रखना, ये क्या हो गई, और ज्यादा विक्षेपित हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, चला तभी सही होगा। रुक जाइए और थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं ताकि सही रहेगा। चलिए, फिर इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, एक अल्फा किरण लिया, क्या किया, एक अल्फा किरण फिर लिया, और अल्फा किरण को क्या किया, फिर प्यारे बच्चों इसको क्या किया, फिर सेम गुजारा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे एक अल्फा किरण को फिर से गुजारा, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, अधिकांश अल्फा किरण क्या हो गई प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में चली गई, जिससे हमको क्या पता चला कि बाबू जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, पहले निष्कर्ष इन्होंने ये पाया। फिर दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या किया, दूसरा जो प्यारे बच्चों प्रयोग था, दूसरा प्रयोग क्या किया, आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है, लेकिन इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। कैसे होता है ये हमने आपको बताना है। चलिए, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक अल्फा कण लिया। ठीक है, अल्फा कण पर क्या होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, तो अल्फा कण जब लिया तो प्यारे बच्चों, जब अल्फा कण इन्होंने लिया तो अल्फा कण क्या किए, फिर इसके पास से यहां से गुजारे, तो प्यारे बच्चों ये पास से गुजारे ना, तो ये हल्का सा क्या हुआ प्यारे बच्चों, विक्षेपित हो गया। ये हल्का सा क्या हुआ, विक्षेपित हो गया। ठीक है, तो इनसे दूसरे से ये निष्कर्ष निकला। अभी रुकिए, एक और अल्फा कण को गुजारते हैं। ठीक है, एक अल्फा कण और लिया, फिर क्या किया, इसको और नजदीक से गुजारा। जब इसके और नजदीक से गुजरा तो ये प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। क्या हो गया, ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। ये इसके पास से गुजरा ना, तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। ठीक है, ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष में इन्होंने क्या पाया कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र में ही परमाणु का नाभिक उपस्थित है। केंद्र के तरफ ही परमाणु का नाभिक उपस्थित है। बाबू यहाँ पे डाल्टन ने बता दिया ना कि परमाणु क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जो भी पदार्थ, और जो भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है वही सूक्ष्म कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। लेकिन परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। और ये इसी प्रकार किए थे कि जब उन्होंने एक स्वर्ण प्लेट लिया, उसे क्या किया प्यारे बच्चों, अल्फा किरण यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो अल्फा किरण है, इससे प्यारे बच्चों क्या किया रहा है, इसमें प्यारे बच्चों उत्सर्जित कराया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने पहले अल्फा किरण को भेजा, स्वर्ण प्लेट से पार कराया, तो उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों की, ये बहुत सारे अधिकांश जो अल्फा कण थे क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये स्वर्ण प्लेट से बाहर निकल गए, जिससे क्या हुआ, पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों, फिर दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, फिर दूसरे प्रयोग में प्यारे बच्चों अल्फा किरण को क्या किया प्यारे बच्चों, उसके और नजदीक से गुजारा, है ना। तो जैसे ही केंद्र के नजदीक से गुजारा तो पहला जो अल्फा किरण था थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे था, तो ये थोड़ा सा विक्षेपित हुआ, और जैसे ही केंद्र की तरफ आया तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया, है ना, ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया। तो इनसे ये निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक परमाणु के केंद्र की तरफ ही होता है। परमाणु को जो नाभिक होता है परमाणु के केंद्र की तरफ ही होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला। फिर इन्होंने क्या किया बाबू, कम से कम 20,000 किरणों को एक साथ छोड़ा। क्या किया प्यारे बच्चों, इन्होंने लगभग 20,000 किरणों को, अल्फा किरणों को उन्होंने एक साथ छोड़ा। तो उसमें से कोई एक किरण जो थी ना, यहां पे ध्यान रखना है, एक किरण थी प्यारे बच्चों, जिस रास्ते से गई थी ना उसी रास्ते से वो क्या हो गई, वापस आ गई। यानी ये जो जिस रास्ते से गई थी, ये जो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से क्या हो गई, वापस आ गई। यानी इनको तीसरे में ये पता चल गया कि हाँ, परमाणु के मतलब केंद्र में ही परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है। कैसे होता है वो अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पहले बारे बच्चों यही आपको करना है, फिगर आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है कि अल्फा किरण को गुजारना है। अब ये पास से गुजरेगा तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा विक्षेपित होगा। ठीक है, अब ये अल्फा किरण क्या होगा, इससे दूर से थोड़ा सा विचरेगा, कम होगा, और अधिकांश अल्फा किरण क्या होंगे, सीधे चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इसका प्यारे बच्चों एक संरचना है। ठीक है, जो आपको बताना है, बनाना है एग्जाम में, और ये संरचना आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। बाबू सबसे पहले इन्होंने क्या लिया समझिएगा, यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं ताकि रटना ना पड़े, आप खुद से लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जब डाल्टन ने अपना परमाणु दे दिया, परमाणु मॉडल दे दिया, तो प्यारे बच्चों उन्होंने नहीं बताया कि परमाणु के केंद्र में क्या है, परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक सोने का पत्र लिया, स्वर्ण प्लेट लिया। ठीक है, स्वर्ण प्लेट लिया जो 100 nm का था। ठीक है, और उससे क्या किया कि अल्फा कणों को उत्सर्जित कराया। तो जब उत्सर्जित कराया तो अधिकांश अल्फा कणें क्या हो गई, पहले प्रयोग में अधिकांश जो अल्फा किरणें थी क्या हो गई प्यारे बच्चों, सीधी चली गई। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का बाबू अधिकांश भाग होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला। फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि प्यारे बच्चों और नजदीक से क्या किया, स्वर्ण प्लेट के प्यारे बच्चों केंद्र से होकर गुजरना चालू किया। तो ये केंद्र के नजदीक अल्फा कण आई ना तो थोड़ा विक्षेपित होने लगी। यानी केंद्र के नजदीक आई तो ये अल्फा किरणें क्या हो गई, थोड़ा सा विक्षेपित होने लगी, और नजदीक से भेजा तो ये और विक्षेपित होने लगी। तो इससे ये पता चला कि हाँ बाबू, कोई भी परमाणु है तो परमाणु के
केंद्र में ही परमाणु का नाभिक है। इससे ये प्यारे बच्चों पता लगने लगा कि हाँ, जो परमाणु का नाभिक होगा ना, परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित होगा। इससे उन्होंने ये पता किया। फिर 20,000 किरणों को एक साथ छोड़ा तो प्यारे बच्चों उसमें से एक किरण क्या हो गई, लौट के वापस आ गई, जिससे इनको ये पता चल गया कि हाँ, परमाणु के मतलब केंद्र में ही परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है ना। तो इससे प्यारे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है। अब ये परमाणु का नाभिक कैसे, यहाँ पे बाबू आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे विक्षेपित कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे विक्षेपित कर रहा होगा जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये क्या है, धन आवेश है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पे पॉजिटिव होता है। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि अल्फा कण पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जब ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज के पास आया तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि सजातीय आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो जब ये अल्फा कण का प्लस चार्ज इसके पास आया, थोड़ा दूरी पे था तो कम विक्षेपित किया, लेकिन इसके पास आया ये प्लस चार्ज तो क्या किया, बहुत ज्यादा विक्षेपित कर दिया, क्योंकि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चों जब इसके पास से गुजरा तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, इससे टकरा के ये क्या हो गया, उसी दिशा में वापस आ गया, जिससे पता लग गया कि हाँ, परमाणु के नाभ मतलब केंद्र में ही परमाणु का नाभिक है। और यही रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों अपना परमाणु मॉडल दिया था। 3 प्रयोग किए थे। तीनों प्रयोग हमने बता दिए कि पहले प्रयोग में क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा किरणें क्या हो गई प्यारे बच्चों, स्वर्ण प्लेट से आर पार हो गई, जिससे यह पता चला कि परमाणु क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि केंद्र से होकर बाबू केंद्र के नजदीक से उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों को मतलब उत्सर्जित कराया, तो वो क्या हो गई प्यारे बच्चों, हल्का सा विक्षेपित हुई। फिर और नजदीक से कराया तो बहुत ज्यादा विक्षेपित हुई। ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु का नाभिक है परमाणु के केंद्र के तरफ ही है। ठीक है, केंद्र के तरफ ही है। फिर उन्होंने 20,000 किरणों को एक साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे छोड़ा तो पता लगा क्या कि 20,000 में से एक जो किरणें हैं प्यारे बच्चों क्या हो गई, फिर पुनः लौट के आ गए। यानी इनसे यह पता चला कि जो परमाणु का नाभिक है ना, वो अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण है, जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि परमाणु का जो नाभिक होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये जो परमाणु की नाभिक होता है, परमाणु जो होता है प्यारे बच्चों, परमाणु का अगर आपसे बोला जाए त्रिज्या कितना होता है तो 10 के पावर -12 मीटर होता है। और परमाणु का नाभिक कितना होता है तो 10 के पावर -15, यानी इससे भी छोटा होता है, मीटर का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपको 100% समझ में आ गया होगा, आप तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम आपसे बताना चाहें। अब देखिए जो समझाए है ना वो चीज लिखा होगा, देखिएगा जो समझाए हैं वो चीज आपको लिखा होगा। यहाँ पे साफ साफ ध्यान दीजिएगा, साफ साफ आपको दिखेगा जो बताए ना वो लिखा होगा। ठीक है, देखिएगा जो बताए हैं वो लिखा होगा। रदरफोर्ड ने सन 1911 में, हमने बताया 1911 में परमाणु की संरचना के अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व यानी याद रखना है कि पोलेनियम की गतिज ऊर्जा से निकलने वाली जो अल्फा किरणें हैं प्यारे बच्चों, एक किरण पुंज को एक बहुत ही पतले, हमने क्या बताया, एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र यानी सोने के प्लेट से पे गिराया, यानी उससे क्या किया, उत्सर्जित कराया। फिर देखा कि स्वर्ण पत्र से गुजरने वाले अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो रहे हैं। जैसे पास से गुजारा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले गुजारा तो वो क्या हो गया, अधिकांश भाग जो होगा प्यारे बच्चों खोखला होगा, इसीलिए क्या होगा बाबू, किरणें क्या हो गई, सीधे निकल गई, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा कण इस प्रकार यहाँ पे देखिए अपने मार्ग से विचलित होने, यहाँ पे याद रखना है, विचलित होने की घटना को प्रकीर्णन कहा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फा कण ने इस प्रकार अपने मार्ग से जो भी विचलित हो गया, मार्ग से जो भी विचलित हो गया, इस घटना को उन्होंने क्या कहा, प्रकीर्णन कहा। इस प्रकार रदरफोर्ड ने इस प्रयोग को प्यारे बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी इसी प्रयोग को हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। और ये 3 ही प्रयोग इन्होंने किया था। कौन कौन किया था अभी तो हम आपको समझा दिए। अब प्यारे बच्चों लिखित में हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको लिखना है। बाकी तो हमने समझा दिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। बाकी अब हम आपको लिखित वाला समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तथ्य क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का तथ्य क्या था। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को यहाँ देखिए विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जो निम्न प्रकार के हैं। पहला तथ्य क्या था, पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में रदरफोर्ड देखा कि ज्यादातर अल्फा किरणें स्वर्ण पत्र से विक्षेपित हुए बिना भी सीधे नीचे मतलब सीधी क्या हो गई, चली गई। यानी कहने का मतलब पहले इन्होंने क्या कहा कि अल्फा जो कण है क्या हो गई, स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए बिना ही सीधा निकल गई, ठीक है। तब निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है प्यारे बच्चों अंदर का खोखला होता है। कब से तो यही समझा रहे हैं कि पहले प्रयोग में उन्होंने क्या पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो ये क्या हो गई, किरणें आर पार निकल गई। तो पहले निष्कर्ष में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो विक्षेपित नहीं होगा। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरे में इन्होंने क्या किया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से न्यून कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। कुछ जो अल्फा
कण है प्यारे बच्चों अपने मार्ग से क्या थोड़ा सा कोण बनाते हुए क्या हो प्यारे बच्चों विक्षेपित हो जाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है। हमने क्या बताया, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अल्फा कण हम जानते हैं कि क्या होता है प्यारे बच्चों, धनावेशित होता है। इसीलिए यह किसी धन आवेशित वस्तु द्वारा ही विक्षेपित हो सकता है। बाबू धन आवेशित है तो धन आवेशित वस्तु से ही विक्षेपित होगा, उसे दूर भगाएगा, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे निष्कर्ष क्या निकला कि प्यारे बच्चों याद रखना है कि विक्षेपित हो सकता है। इससे रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के भीतर एक छोटे से भाग में ही केंद्रित रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाभिक कहते हैं, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब तीसरा प्रयोग क्या किया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर क्या हुए प्यारे बच्चों, प्रकीर्णित हो गए, वापस लौट आते हैं। यहां पे क्या होता है, कुछ अधिक हो जाते हैं यानी खूब ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अपने मार्ग पे वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह मानना था कि धन आवेशित परमाणुओं के अंदर एक अति सूक्ष्म अस्थाई यहां पे यदि संकेंद्रित रहता है, इस स्थान को ही हम लोग नाभिक कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों यहां से बात किया जाए, यहां पे एक फिगर समझिए, फिगर समझिए कि प्यारे बच्चों यहां पे बताया जा रहा है कि कुछ पहले यहां पे इन्होंने, हमने अभी आपको उस टाइम से यही समझाया कि प्यारे बच्चों पहले प्रयोग में इन्होंने क्या क्या पाया कि अल्फा कण को क्या किया प्यारे बच्चों, यहां पे स्वर्ण प्लेट से गुजारा, तो अधिकांश अल्फा कण तो बाबू क्या हो गए, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधी चले गए। इससे ये पता चला कि परमाणु का मतलब बहुत सारा ऐसा भाग होता है जो खोखलिया होता है, गोलियां मतलब खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उन्होंने क्या किया, परमाणु के केंद्र के तरफ से अल्फा कणों को गुजारा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे है तो ये कम विक्षेपित हुआ। ये भी क्या हुआ, थोड़ा सा इसके और नजदीक लाए तो ये और विक्षेपित हो गया, और फिर इसके और ज्यादा नजदीक लाए तो क्या हुआ, ये और ज्यादा विक्षेपित कर दिया, है ना। इससे ये पता चला कि जो परमाणु का नाभिक है वो परमाणु मतलब जो परमाणु का नाभिक है परमाणु के केंद्र में ही स्थित है। फिर प्यारे बच्चों 20,000 किरणों को एक साथ छोड़ा, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे किरणें थी जो इसके आसपास से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए इधर उधर। लेकिन उसमें से एक जो किरण थी प्यारे बच्चों क्या हो गई, पुनः टकरा के वापस आ गई, जिससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में ही परमाणु का एक छोटा सा सूक्ष्म भाग है जो नाभिक है, जिससे टकरा के किरणें क्या हो गई, वापस आ गई, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि जो सजातीय आवेश वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इतना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार बता दीजिए, आ गया ना। तो ये 3 उन्होंने प्यारे बच्चों प्रयोग किए, और ये 3 प्रयोग आपको लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया। अगला आ जाइए, अगला है कि अल्फा कण नाभिक को जितना समीप होता है, देखिए यहां पे आप समझिएगा सभी बच्चे, यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया है कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होता है उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। अल्फा कण नाभिक के जितने ही नजदीक होता है उस पर और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और अल्फा कण पे भी प्लस चार्ज, तो इसके नजदीक आएगा तो जोर से धक्का मारेगा। ये थोड़ा ज्यादा दूरी पे है तो कम विक्षेपित हुआ, और ज्यादा दूरी पे आया मतलब और नजदीक आया तो और ज्यादा विक्षेपित हो गया, और ज्यादा नजदीक आया तो क्या हो गया, ज्यादा विक्षेपित हो गया। यानी प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने क्या कहा यहाँ पे समझिएगा कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप होता है उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल ही लगता है, ठीक है, जिसके कारण वो अधिक कोण से क्या होता है प्यारे बच्चों, विक्षेपित होता है। जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा विक्षेपित करेगा, तो अधिक मतलब कोण पे विक्षेपित होगा। इसके विपरीत यहाँ पे अल्फा कण नाभिक से जितनी दूरी पर होता है उतना ही क्या होगा, कम प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो न्यूनतम कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया। अब उन्होंने बताया कि अल्फा यहाँ भी गणना के द्वारा पाया कि नाभिक की त्रिज्या, याद रखना है, नाभिक की जो त्रिज्या होता है 10 के पावर -15 की कोटि होती है, तथा परमाणु की जो त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों क्या होती है, 10 के पावर -10 की कोटि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। नाभिक के अलावा शेष भागों में केवल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इनकी जो कमियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी कमियां कौन कौन सी है, और इनकी कमियों को दूर किसने किया, नील बोर परमाणु मॉडल के सिद्धांत ने। यानी नील बोर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी परमाणु मॉडल की जो भी कमियां थी उसको अब उन्होंने दूर किया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा कि डाल्टन ने क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया, डाल्टन ने क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और वही सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और उन्होंने अपने प्यारे बच्चे को सिद्धांत दिया, ठीक है। उसके बाद से रदरफोर्ड आए तो प्यारे बच्चे को स्वर्ण प्लेट लिए और 3 को प्रयोग किए, अल्फा कण से निकलने वाले उत्सर्जित किरणों को उसके ऊपर गिराया, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे जो किरण होते हैं जो आर पार चले गए। यानी उन्होंने पाया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखले गोलियां होता है, यानी मतलब क्या होता है, खोखला होता है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके केंद्र के नजदीक से गुजारा,
तो अधिकांश भाग क्या हुआ कि जो ज्यादा दूरी पे थे, केंद्र से ज्यादा दूरी पे थे, तो वो थोड़ा सा विक्षेपित हुए, केंद्र की तरफ आते गए तो ज्यादा विक्षेपित होते गए। इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो परमाणु का नाभिक है परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित है ना, है ना, इससे ये निष्कर्ष निकला। फिर तीसरे में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे किरणों को एक साथ छोड़ा, तो उसमें से क्या किया कि जो आसपास थे वो विक्षेपित हो गए, लेकिन एक जो किरण है क्या हुआ, वो वापस आ गया, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के नाभिक में ही, परमाणु मतलब परमाणु के केंद्र में ही परमाणु का एक सूक्ष्म नाभिक उपस्थित है, जिससे किरणें टकरा के वो वापस आ गई। ठीक है, तो इन्होंने ये सिद्ध किया। ठीक है, और ये इन्होंने पाया कि जो परमाणु का नाभिक है, परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है, तभी अल्फा कण पे जब धन आवेश है तो उसको विक्षेपित कर रहा है। ठीक है, और परमाणु के जितने नजदीक से लेके आ गया अल्फा कण, उतना ज्यादा वो विक्षेपित हुआ। इससे और कंफर्म हो गया कि परमाणु के नाभिक में क्या है, धन आवेशित होता है, और अल्फा कण पे भी क्या है, धन आवेशित है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलिए इनकी कमियों के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी कमियां क्या क्या थी। इनकी कमियां क्या क्या थी, अब हम लोग इनकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार की है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां निम्न प्रकार की है, कौन कौन सी है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में अस्थायित्व की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पहला। और रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो ये इनकी क्या थी प्यारे बच्चों, कमियां थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा रदरफोर्ड के बारे में तो आप लोग 100% है कि जरूर से जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को जब तक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों नील बोर का परमाणु मॉडल। हमने प्यारे बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चों बात आती है नील बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बताया, तो रदरफोर्ड ने बस इतना ही बताया कि परमाणु के अंदर परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है, यानी परमाणु के केंद्र में परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है। रदरफोर्ड साहब ने यही ना बताया, उसी के बारे में हमने पढ़ा, उसी के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए, बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, है ना, यानी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले डाल्टन है। डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु के बाद में प्यारे बच्चों परमाणु का इन्होंने क्या किया, एगो यहाँ पे स्वर्ण प्लेट लिया रदरफोर्ड साहब ने, और उससे क्या किया, अल्फा किरणों को उत्सर्जित कराया। तो इन्होंने प्यारे बच्चों अल्फा कण में ये मतलब सॉरी उन्होंने परमाणु में परमाणु की नाभिक की खोज की। ठीक है, इतना वो कर पाए। और प्यारे बच्चों जो आते हैं अगले वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है, नील बोर साहब। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा नील बोर का परमाणु मॉडल, या तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछेगा या तो नील बोर का परमाणु मॉडल आपसे पूछेगा। सबसे पहले नील बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर साहब महोदय ने 1913 में, बाबू कब, 1913 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो बोर नील मतलब सॉरी नील बोर का परमाणु मॉडल अगर आपसे पूछे कि या लिखेगा बोर परमाणु मॉडल, तो आपको याद रखना है कि प्यारे बच्चों रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर साहब महोदय ने 1913 में एक प्यारा बच्चों परमाणु मॉडल दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, चलिए अब हम इसको जानते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे ध्यान रखना है कि इनके अनुसार, इनके मॉडल सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार मार्गों को हम लोग कक्ष कहते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्यारे बच्चों परमाणु के केंद्र में परमाणु का नाभिक उपस्थित होता है। ये क्या है, हमारा परमाणु है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये परमाणु का क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना है, ये हमारा परमाणु का याद रखना है प्यारे बच्चों कि ये केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे और भी एक बार बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। चलिए एक बार गिनती कर लेते हैं, एकदम पूरा समझाएंगे, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7। ठीक ठीक है, चलिए 7 को है। सबसे पहले प्यारे बच्चों रदरफोर्ड साहब ने ये बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने पढ़ा, तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु है प्यारे बच्चों, परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है खोखला गोला होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों परमाणु के केंद्र में परमाणु का क्या होता है, नाभिक उपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया। अब नील बोर साहब ने क्या कहा, यहाँ पे याद रखना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन वृत्तीय मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, यानी ये परमाणु है। अब परमाणु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों क्या करेगा, इसके मान लीजिए कि ये परमाणु है, इसमें क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, परमाणु जो होता है इसके चारों ओर क्या करता है प्यारे बच्चों, चक्कर लगाता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। परमाणु क्या करता है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इसी को क्या कहते हैं, ये एक एक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कक्ष कहते हैं, यानी एक एक को क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा कि किसी परमाणु में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो किसी परमाणु में कितने कक्ष होते हैं, 7 गो कक्ष होते हैं, ठीक है। और 7 कक्ष प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, अभी आगे चलिए आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे यहाँ आप देखिए ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहा जाता है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा यहाँ पे क्या कहा जाता है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, यानी ये जो पहला कक्षक है ना, इसका एगो क्या है, एगो निश्चित ऊर्जा होगा, है ना। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों को एकदम निश्चित ऊर्जा होगा। फिर ये दूसरा कक्ष है मान लीजिए, तो दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या होगा, 100% उसका एगो निश्चित ऊर्जा होगा, जो इससे 1 से भिन्न होगा, 3 से भिन्न होगा, 4 से भिन्न होगा। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया प्यारे बच्चों बोर साहब ने, कि प्रत्येक कक्ष में एक निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक कक्ष की एगो निश्चित ऊर्जा होती है, उसका एगो अपना एगो निश्चित ऊर्जा होता है। अगर पहला कक्ष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पूरा निश्चित ऊर्जा होगा। अगर दूसरा कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका भी क्या होगा, पूरा निश्चित ऊर्जा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जिसे n द्वारा सूचित किया जाता है, और प्यारे बच्चों n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रखना है, तो n इक्वल टू यानी बाबू कक्षों की संख्या, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ कक्ष कितना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि प्यारे बच्चों 7 को ही होता है ना बाबू, क्या होता है, 7 को ही होता है। तो इसको प्यारे बच्चों अगर हम आपसे बोलें कि नील बोर साहब ने इसे क्या कहा, तो नील बोर साहब ने प्यारे बच्चों पहले कक्ष को क्या कहा, तो प्यारे बच्चों पहले कक्ष को क्या पहले को क्या KLMN डॉट डॉट डॉट, 7 को है तो 7 को आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये प्यारे बच्चों नील बोर साहब ने कहा। क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी बहुत बढ़िया। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी बच्चों से निवेदन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले इनका पढ़ लीजिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्ष कहते हैं। और प्यारे बच्चों परमाणु में कितने कक्ष होते हैं, 7 गो कक्ष होते हैं। 7 गो कक्ष होते हैं, ये आपको पता है, कितने कक्ष होते हैं, 7 गो कक्ष होते हैं। और 7 कक्ष को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है कि 7 कक्ष है ना, तो 7 कक्ष का अपना अपना ऊर्जा होता है। जैसे पहला कक्ष है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं, तो पहले कक्ष में याद रखिएगा, पहले कक्ष में कितना 2 गो इलेक्ट्रॉन भराता है। दूसरे कक्ष में कितना 8 गो इलेक्ट्रॉन, 4 को बताए थे क्या जी, 8 को। दूसरे कक्ष में कितना 8 गो इलेक्ट्रॉन भराता है। तीसरा कक्ष की बात करें, तीसरे कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चौथा कक्ष में बात करें 16 गो इलेक्ट्रॉन भराता है। पांचवा कक्ष में बात करें, पांचवें में भी 16 गो इलेक्ट्रॉन भराता है। और यहाँ पे छठे कक्ष की बात करें तो छठा कक्ष में हम लोग कितना 32 गो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और 7वें कक्ष में भी हम लोग प्यारे बच्चों 32 गो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित क्या होती है, 4 को बताए थे, सॉरी कितना भराता है, दूसरे में 8 को भराता है, पहले में 2 को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा कि प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहा जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना कि इसे n से सूचित किया जाता है, यानी n इक्वल टू क्या, नंबर, पहले कक्ष का, दूसरे कक्ष का, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, क्योंकि 7 ही कक्ष होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि नील बोर साहब ने क्या कहा, पहले कक्ष को K कहा, L कहा, M कहा, N कहा, यानी अलग अलग K L M N O P Q, है ना, यानी इन्होंने ये कहा। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए तीसरा में क्या कहा कि किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निश्चित होती है। यानी प्यारे बच्चों पहले कक्ष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसकी ऊर्जा जो होगी वो निश्चित होगी।
इसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। अगर पहले कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा निश्चित होगी। अगर दूसरा कक्ष में प्यारे बच्चों 8 को इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसकी भी ऊर्जाएं क्या होंगी, निश्चित होंगी। अगर तीसरे कक्ष में भी प्यारे बच्चों 8 को इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जाएं को निश्चित होगी, अलग होती है, निश्चित होती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि 8 को इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन अलग ऊर्जा का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग, है ना, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब प्रत्येक प्रत्येक कक्षा का जो ऊर्जा होगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे याद रखना किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए, मान लीजिए कि कोई ये है 7 को है, 7 में 32 को इलेक्ट्रॉन है तो 32 को 32 क्या होगा, ऊर्जा एक समान होगा, ठीक है, यही कहना है। तो किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे याद रखना है कि ऊर्जा क्या होती है, एकदम निश्चित होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा कि ऊर्जा के समान ही उस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि उसका भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार ऊर्जा, हर कक्षा का ऊर्जा निश्चित होता है कि पहले कक्षा में 2 को इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को ऊर्जा निश्चित होगा, और दूसरे कक्षा में अगर प्यारे बच्चों 8 को इलेक्ट्रॉन है तो उस 8वें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऊर्जा एकदम निश्चित होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, उसका कोणीय संवेग निश्चित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π हो, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूमते हैं जिसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π हो, h/2π हो, जिनका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π हो। यहाँ पे याद रखना है कि उसका एक गुणज हो, जहां पे h क्या होता है, h का मतलब क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस क्या होता है, जूल सेकेंड होता है, ठीक है, जिसे js से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा देखिए कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उच्च ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये क्या है, दूगो कक्षा है, हम ले लेते हैं दूगो कक्षा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो गोल होता है, हम आपको समझाने के लिए ये हमारा क्या निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, यानी E1 E2। यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, डेल, यहाँ पे हम इसकी जो लंबाई है ना इसको हम लोग मान लेते हैं डेल एल, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा एगो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये निम्न ऊर्जा स्तर में है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, निम्न कक्षा में है। तो प्यारे बच्चों जब इसको ऊर्जा दिया जाता है ना तो ये ऊर्जा को अवशोषित करके क्या कर लेता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये क्या कर जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है तो ये निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। फिर ऊर्जा खत्म होते ही क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, डाउन हो जाता है, कहाँ पे, तो प्यारे बच्चों फिर अपने स्थान पे आ जाता है। यानी समझे, यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो जब भी किसी हम इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ऊर्जा दे रहे हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी प्यारे बच्चों ये निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको ऊर्जा देंगे ना ज्यादा तो क्या होगा, ये प्यारे बच्चों ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। फिर जैसे ही वहां का ऊर्जा खत्म होगा फिर वो अपने स्थान पे आ जाता है। यानी प्यारे बच्चों क्या होता है कि जैसे ही ऊर्जा दीजिए, जैसे ही उसको ऊर्जा दीजिए, निम्न स्तर इलेक्ट्रॉन वाले मतलब निम्न स्तर में जो है प्यारे बच्चों उनको अगर ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, निम्न कक्षा में है, उसको अगर आप अचानक ऊर्जा दे रहे हैं तो वो ऊर्जा को अवशोषित करके क्या कर लेता है, उच्च स्तर में चला जाता है। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, उच्च स्तर से नीचे निम्न स्तर में भी आ जाता है जैसे ही ऊर्जा उसका हटा लिया जाता है। तो ये प्यारे बच्चों ये क्या है, नील बोर का परमाणु मॉडल है। तो ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो ये आपको लिखना है, या तो प्यारे बच्चों आपको बोर परमाणु मॉडल लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक बार बता दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे फिर से समझिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या करता है बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ठीक है, कक्षा कहते हैं। यानी ये क्या है, ये हमारा परमाणु है तो ये क्या है, कक्षा है, 7 को कक्षा होता है, ठीक है, याद रखना है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, यानी पहला कक्षा है तो पहला कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होगा, दूसरा कक्षा का भी एक अलग निश्चित ऊर्जा होगा, तीसरा कक्षा का भी एक अलग निश्चित ऊर्जा होगा, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे याद रखना है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऊर्जा कोष भी कहते हैं और इसे n द्वारा सूचित करते हैं। तो n का मतलब क्या हुआ, यानी नंबर ऑफ यहाँ पे कक्षा नंबर ऑफ क्या हो गया, कक्षा, यानी इसको एक बोलेंगे 2 3 7 को कक्षा होता है 7। यानी इसे नील बोर साहब ने क्या कहा, इसको कहा K, दूसरे कहा L, इसको कहा M, NOPQR, है ना, Q तक क्या होगा, 7 को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। अब देखिए कि किसी, यहाँ पे याद रखना है, किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है निश्चित होती है। यानी अगर छुए में है, छुए में अगर 32 को इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 32 की 32 का जो ऊर्जा होगा निश्चित होगा। फिर उन्होंने क्या पाया कि
वो इसी शर्त पे घूमेगा जब उसका क्या हो प्यारे बच्चों, कोणीय संवेग क्या हो, h/2 के गुणज में हो, तभी वो उसमें घूमेगा। ठीक है, फिर पांचवा में उन्होंने क्या कहा कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा से वो क्या चला जाता है, उच्च ऊर्जा में। यानी जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो निम्न में से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, है ना। तो ये प्यारे बच्चे को दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिगर भी है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी तो हम आपको समझा दिए थे। अब चलिए बोर परमाणु का मॉडल का भी दोष है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर साहब का दोष नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोर साहब ने क्या क्या दोष निकाला, यानी बोर में क्या क्या दोष है, यानी बोर परमाणु मॉडल में क्या क्या दोष है, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि बोर का परमाणु मॉडल में भी कुछ दोष पाए गए, अर्थात यह परमाणु संबंधित बातों की बात नहीं व्याख्या करता है ना। यानी कहने का मतलब क्या कि ये परमाणु संबंधित बातों का व्याख्या इसमें नहीं कर पाया, है ना। यानी याद रखिएगा कि बोर का परमाणु मॉडल स्पेक्ट्रम रेखाओं को बताने में असफल रहे। जो बोर का परमाणु मॉडल है ये स्पेक्ट्रम रेखाओं को व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा, है ना। दूसरा लिखना है कि बोर का परमाणु मॉडल द्वारा यहाँ पे याद रखना है कि जेमान प्रभाव की व्याख्या भी हम नहीं कर सकते। तो इन विषय में क्या रहा प्यारे बच्चों, इनका ये दोष रहा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये नील बोर वाला और रदरफोर्ड वाला आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कराए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव भी क्लियर कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद रखना है। चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले वामर ने किया था। बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या किसने किया था, वामर ने किया था। वामर वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या किया था। ठीक है, वामर ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं होती है। बाबू उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पे बहुत सारी चमकीली रेखाएं होती है, जिनकी चमक तथा उनके बीच की दूरी घट जाती है। जिनकी चमक तथा उनके बीच की दूरी जो घट जाती है, इस प्रकार यह रेखा एक श्रेणी का समूह बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बामर श्रेणियां कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, बामर श्रेणियां कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, बामर श्रेणियां कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बामर श्रेणियां समझ में आ गया कि बामर श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझते हैं। कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले वामर ने किया था, और वामर ने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि पे जो पराबैंगनी किरणें पड़ती है, चिमकीली किरणें पड़ती हैं, जो चिमकीली रेखाएं होती हैं, उनकी चमक तथा उनकी बीच की दूरी घट जाती है। इस प्रकार यह रेखाएं एक श्रेणी का समूह बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बामर श्रेणियां कहते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए कि इसके प्रकार कुछ निम्नलिखित हैं, जिसको हमको पढ़ना होगा और आप लोग इसको जरूर बढ़िया से पढ़िएगा। ये देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले लाइमन श्रेणी, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम यानी स्तर ऊर्जा में क्या आता है, यानी n=1 यानी पहले कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्रवाहित होती है, और इस श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्घ्य प्यारे बच्चों निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी याद रखिएगा कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से बाबू क्या निम्न ऊर्जा स्तर में आती है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा, यानी प्यारे बच्चों किसी परमाणु की रेखा, यानी आप देखिएगा जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की किसी उच्च ऊर्जा, ये क्या है परमाणु का इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा, जब प्यारे बच्चों क्या किसी निम्न अवस्था में आती है, यानी प्यारे बच्चों पहले कक्षा में आती है, तो प्यारे बच्चों क्या होती है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में प्रवाहित होती है, और इस श्रेणी को प्यारे बच्चों क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी इसका तरंगदैर्घ्य कैसे निकलेगा, तो 1/λ है ना प्यारे बच्चों, 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर है तो आर प्रथम में आ रहा है प्यारे बच्चों, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, निम्न में आ रहा है, किसमें, एक में, तो यानी हो जाएगा 1/1² है ना, 1/1² -1/n²। और प्यारे बच्चों यहाँ पे n का मान क्या है, तो n का मान पहले में आ रहा है,
बाबू उच्च ऊर्जा से N1 में आ रहा है पहले में, यानी N1 में आएगा तो प्यारे बच्चों इसे क्या कहेंगे, N1 में आएगा तो लेंगे N बराबर 2 3 4 और 5, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका ये सूत्र है। तो अगर आपसे पूछेगा लाइमन श्रेणी का सूत्र तो आप लोग लिखिएगा कि लाइमन श्रेणी क्या होता है, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, यानी उच्च ऊर्जा से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो प्यारे बच्चों उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है, और इसी प्यारे बच्चों इसी श्रेणी में रेखाएं की तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिससे हम लोग लाइमन श्रेणी करते हैं, और लाइमन श्रेणी का ये सूत्र है, ठीक है। अगला आज ये क्वेश्चन है कि वामर श्रेणियां क्या है। चलिए अगला है कि वामर श्रेणियां क्या है, ठीक है, वामर श्रेणियां, ठीक है। वामर श्रेणियां क्या होती है, यहां पे ध्यान में रखना है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आती है, यानी उच्च ऊर्जा का मतलब क्या, सबसे सातवीं कक्षा, उच्च ऊर्जा स्तर से क्या होगी, दूसरे स्तर में। ये n बराबर 2 है, यानी क्या n2 का मतलब क्या बताया, दूसरा कक्षा। जब पहले कक्षा में आया उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, लाइमन श्रेणी। जब दूसरे कक्षा में आया उसे क्या कहेंगे, वामर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखा है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात दूसरे कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इस श्रेणी का रेखाओं का तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा, तरंगदैर्घ्य निकालना है तो लेम्डा हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, आर लिखेंगे, और याद रखना है कि दूसरा कक्षा में आ रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे -1/n², और प्यारे बच्चों जहां पे n का मान क्या लेंगे, अगर 2 है तो प्यारे बच्चों यहां से लेंगे 3 से, क्योंकि दूसरे से आ रहा है तो एक बढ़ा के लेते हैं, 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो इसका ये क्या हो गया, एक सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये भी सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वामर श्रेणियां किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाश्चन श्रेणियां किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों पाश्चन में बस आपको याद रखना कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से अब किस में आएगा, तीसरी कक्षा में, यानी n=3 में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पाश्चन कहेंगे, ठीक है। अगर दूसरे में आता है तो वामर, पहले में आता है तो लाइमन, ठीक है। यानी उच्च ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या अगर पहले में आए, पहले कक्षा में आए तो उसे क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों उसे लाइमन कहेंगे। अगर उच्च ऊर्जा से प्यारे बच्चों क्या आ जाए, अगर दूसरे कक्षा में आता है तो उसे क्या कहेंगे, वामर श्रेणियां कहेंगे। अगर उच्च ऊर्जा स्तर से क्या आ जाए प्यारे बच्चों, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n=3 हो, तो उत्सर्जित यहाँ पे याद रखना है कि स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में। और इस श्रेणी की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य कैसे निकलेगा, तो 1/, में लेम्डा है तो लेम्डा =r। अब ये किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो 1/, में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर -1/, में n² याद रखना है। और जहां पे प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, n जब 3 है तो यहाँ पे 4 5 6 लेंगे, डॉट डॉट इन्फिनाइट लेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ब्रैकेट श्रेणियां, अब ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पे याद रखना है, ये देखिए अब ब्रैकेट श्रेणियां है, तो ब्रैकेट श्रेणियां क्या होता है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा से तीसरे स्तर में आता है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तीसरे में आएगा। देखिए ब्रैकेट श्रेणियां में किस में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो जब किसी उच्च ऊर्जा से बाबू तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, यानी तीसरा थोड़ी होगा, उच्च ऊर्जा से बाबू चौथे में आएगा ना, यानी n=4 होगा, उससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। इसमें क्या होगा, अवरक्त भाग में प्राप्त होगा, अवरक्त भाग में। इस श्रेणी की रेखाओं का तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा, तो फिर प्यारे बच्चों क्या है, 4 है, तो यहाँ पे इसका तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो 1/λ क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे r लगा दीजिएगा, यानी क्या होगा, r 1/4 का स्क्वायर और -1/n², और यहाँ पे n क्या लेंगे, तो प्यारे बच्चों 4 है तो 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट लेंगे। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणियां कहते हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे फुंड श्रेणी का, तो फुंड श्रेणी किसे कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सब याद करने वाला चीज है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, यानी अर्थात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n=5, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में पड़ती है। कहाँ पे, अवरक्त भाग में पड़ती है। तो इसके लिए भी आप सूत्र निकाल लीजिएगा। तो यहीं पे हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, चैप्टर 12 होता है समाप्त पूरी अच्छी तरीके से, जिसमें आपको 2 प्रश्न को हमेशा के लिए याद रखना है, बोर परमाणु मॉडल और प्यारे बच्चों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज और कमेंट को बढ़िया से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगे पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।